वैसे इस दौरे के दौरान प्रज्ञान ने एक और ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। रिकॉर्ड था दुनिया में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड। मगर शायद प्रज्ञान को इल्हाम नहीं था कि जिस टेस्ट ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार लम्हा नजर किया है, वही टेस्ट अब उनसे उनका सब कुछ छीन लेने वाला था। सब कुछ माने सब कुछ। 14 वर्ष के प्रज्ञान अपने दिल में क्रिकेटर बनने का सपना संजोए हुए टी विजय पॉल सर की क्रिकेट एकेडमी में दाखिला लेते हैं और फिर गुजरते महीनों के साथ उनकी गेंदबाजी में निखार बढ़ता ही चला जाता है। पहले अंडर 15 में सिलेक्शन हुआ, फिर बारी अंडर 16 की आई तो वहां भी भारत का प्रतिनिधित्व किया, अंडर 19 की आई तो वहां भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। यही नहीं, 2005-2006 के रणजी सत्र के दौरान महज 6 मैचों में 29 विकेट दर्ज कर चयनकर्ताओं की नजर में अपनी पक्की जगह भी बनाई। मगर इतनी सारी कमाल परफॉर्मेंसेस के बाद भी प्रज्ञान का चयन टीम इंडिया के भीतर नहीं हो पा रहा था। बरस 2006 गुजर गया, 2007 गुजरने को था, मगर फिर भी टीम इंडिया के भीतर कोई ऐसी सूरत बनती नहीं नजर आ रही थी। एक ऐसा ही आम सा दिन था, उप्पल स्टेडियम से अपना अभ्यास करने के बाद प्रज्ञान स्टेडियम से बाहर निकल ही रहे थे कि जेब में रखे हुए फोन की घंटी गनगनाती है। प्रज्ञान जेब से फोन निकालते हैं। प्रज्ञान के दोस्तों का फोन था जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करते थे। प्रज्ञान ने फोन उठाया तो दोस्तों ने प्रज्ञान से कहा, हॉलीवुड की जबरदस्त मूवी लगी है, चल चलते हैं देखते हैं। प्रज्ञान को मूवीज का बड़ा शौक था तो प्रज्ञान ने झट से हाँ कर दी। जिसके बाद प्रज्ञान और उनके दोस्त आपस में मिलते हैं। प्रज्ञान कहते हैं चलो चलो जल्दी चलो, मगर प्रज्ञान के दोस्त कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी हमारा एक और नया दोस्त है जो आज हमारे साथ चलने वाला है, उसको फोन मिला ले, उसे भी साथ ले लेते हैं। प्रज्ञान ने कहा कौन? प्रज्ञान के दोस्तों ने कहा अरे हमारे क्लास में ही पढ़ती है, शिलोंग से आई है, एक नई लड़की है, नाम है कारूबी, कारूबी कैलाश। प्रज्ञान अपने साक्षात्कार में बताते हैं वो दौर गूगल मैप्स का तो दौर हुआ नहीं करता था, तो फोन पर प्रज्ञान के दोस्त कारूबी से उसके घर का रास्ता पूछ रहे थे और कारूबी रास्ता बता रही थी और उसके बताए रास्ते पर प्रज्ञान गलियों के चक्कर काट रहे थे 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे गुजर गए, मगर कारूबी का घर मानो ईद का चांद हो चुका था, नसीब ही नहीं हो रहा था। आखिरकार 1.5-2 घंटे तलक बात करने के बाद भी जब कारूबी का घर नहीं मिला तो प्रज्ञान के दोस्तों ने प्रज्ञान से कहा यार तू बात कर ले कारूबी से, शायद तू समझ ले। जिसके बाद प्रज्ञान फोन उठाते हैं, कारूबी प्रज्ञान को अपने घर का पता बताती है और यूं 10 मिनट के अंदर अंदर प्रज्ञान अपने दोस्तों को लेकर कारूबी के घर पहुंच जाते हैं। खैर, कारूबी और अपने दोस्तों के साथ प्रज्ञान उस दिन फिल्म देखने गए, वापस आए, कोई खास बातचीत नहीं हुई, मगर शुक्रिया प्रज्ञान के दोस्तों का जिनकी बदौलत प्रज्ञान और कारूबी की मुलाकातों का सिलसिला उस दिन के बाद कुछ ऐसा शुरू हुआ कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। माने हर शाम प्रज्ञान के दोस्त मिल जाते, साथ में कारूबी होती, कारूबी और प्रज्ञान की मुलाकात होती। आहिस्ता आहिस्ता कॉमन फ्रेंड्स के साथ होती इन मुलाकातों ने दोनों को एक दूसरे से अकेले मुलाकात करने पर मजबूर कर दिया। वजहें 2 थी। दोनों का बेस उड़ीसा था, माने कारूबी शिलोंग में रहती जरूर थी मगर बेस उड़ीसा का था। प्रज्ञान का भी बेस उड़ीसा था, तो उड़िया उड़िया वाइब्स मैच कर रही थी। और दूसरा, दोनों का सबसे बड़ा शौक बिल्कुल एक ही था, फल और फलों के जूस। प्रज्ञान अपने साक्षात्कार में बताते हैं, मैं और कारूबी अक्सर हर शाम हैदराबाद के फलों के ठेलों पे मुलाकात किया करते थे। हमारी मुलाकातें रेस्टोरेंट में नहीं होती थी, फलों के ठेलों पे होती थी। प्रज्ञान अपने साक्षात्कार में बताते हैं कि उस दौर में हमारी मुलाकातें बिल्कुल फॉर्मल होती थी, मगर हम एक दूसरे को लेकर गंभीर इतने थे कि हमने लगभग मन बना लिया था कि हमें अपनी अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही गुजारनी है। मगर प्रज्ञान और कारूबी ने अभी तय किया था कि वो दोनों अपने अपने पेरेंट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। वजह साफ थी, दोनों का करियर। माने प्रज्ञान तो अभी नेशनल टीम में सेलेक्ट भी नहीं हुए थे, टीम में शामिल होने की जद्दोजहद भर कर रहे थे, और कारूबी का भी अभी करियर उतना सेट नहीं हुआ था। यकीनन वो पीएचडी कर चुकी थी, प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाली थी, मगर अभी करियर सेट नहीं हुआ था। तो दोनों अपने करियर सेट होने का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान वही मिलना मिलाना बातचीत का दौर जारी था। इसी बीच दस्तक देता है बरस 2008। प्रज्ञान के तमाम दोस्त प्रज्ञान को हैप्पी न्यू ईयर कह के विश करते हैं और प्रज्ञान बीते 2 बरस की तरह इस दफा भी सभी के हैप्पी न्यू ईयर वाले कार्ड उनको वापस कराते हैं।
दरअसल प्रज्ञान ये बीते 2 बरस से कर रहे थे, क्योंकि प्रज्ञान का कहना था कि उनके लिए तो कोई बरस हैप्पी है नहीं, क्योंकि टीम में सिलेक्शन तो होता ही नहीं है। बरस चाहे जो नया आ जाए, 2006 में नहीं हुआ, 7 में नहीं हुआ, 8 भी आ गया है और इसमें भी नहीं ही होगा। मैंने प्रज्ञान खुद अपने साक्षात्कार में बयां करते हैं कि उन्हें एक निराशा सी होने लगी थी कि उनका कभी टीम में सिलेक्शन होगा या नहीं। मगर प्रज्ञान को शायद इल्हाम नहीं था कि यह नया बरस उनके लिए नई उम्मीदों का बरस भी है, क्योंकि बीते 2 बरस में जो उनके पास नहीं था वो इस बरस उनके पास है, उनका लकी चार्म यानी कारूबी। क्योंकि बरस 2008 में ही शुरू होता है आईपीएल का पहला सत्र और पहले ही सीजन में प्रज्ञान को हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स की ओर से भारी भरकम कीमत अदा कर खरीदा जाता है और यहीं से शुरू होता है प्रज्ञान का प्रोफेशनल क्रिकेट करियर। आईपीएल के पहले सत्र के दौरान ही प्रज्ञान ने प्रभावशाली गेंदबाजी कर भारतीय टीम के चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके चलते बरस 2008 में ही बीसीसीआई की ओर से एशिया कप के लिए रवाना होने वाली भारतीय टीम 15 में प्रज्ञान का सिलेक्शन किया गया। अमित मिश्रा के स्थान पर पहले मैच के दौरान प्रज्ञान ने 10 ओवर में 43 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और दौरा खत्म होते होते प्रज्ञान की झोली में दर्जन भर से ज्यादा विकेट थे। यह प्रदर्शन इतना शानदार था कि भारतीय चयनकर्ताओं ने प्रज्ञान को आने वाले बांग्लादेश दौरे के लिए भी चुना, जहां भी प्रज्ञान ने न सिर्फ विकेट्स हासिल किए बल्कि बेहतरीन इकोनॉमी के साथ विकेट हासिल किए, जिसके चलते भारतीय टीम चयनकर्ताओं ने 2009 में प्रज्ञान का T20 पदार्पण भी कराया, जहां पहले ही मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 4 ओवर में महज 21 रन देकर 4 विकेट हासिल कर प्रज्ञान ने मैन ऑफ द मैच का खिताब अपने नाम किया। फिर एक तारीख आती है 24 नवंबर बरस 2009, प्रज्ञान की जिंदगी का शायद सबसे खुशनुमा दिन, क्योंकि इस दिन प्रज्ञान का सबसे बड़ा सपना साकार हो चुका था। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्रज्ञान को सचिन रमेश तेंदुलकर के द्वारा टेस्ट कैप पहनाई जाती है। श्रीलंका के खिलाफ होने वाले टेस्ट में प्रज्ञान अपना टेस्ट पदार्पण करते हैं और प्रज्ञान ने अपने इस पदार्पण टेस्ट मैच में 4 विकेट हासिल कर चयनकर्ताओं का भरोसा बनाए रखा और दौरा खत्म होते होते यहां भी प्रज्ञान की झोली में दर्जन भर से ज्यादा विकेट थे। खास तौर से कौन भूल सकता है तीसरे टेस्ट के दौरान प्रज्ञान की वो अद्भुत परफॉर्मेंस, जिसके चलते प्रज्ञान को मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला था। वैसे इस दौरे के दौरान प्रज्ञान ने एक और ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। रिकॉर्ड था दुनिया में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड। नहीं, घबराइएगा नहीं, खुद प्रज्ञान ने यह रिकॉर्ड नहीं बनाया था, यह रिकॉर्ड बनाया था मुथैया मुरलीधरन ने अपना 800वां विकेट लेकर। उनके 800वें शिकार जरूर बने थे प्रज्ञान ओझा, तो एक तरीके से प्रज्ञान ने भी अपना नाम इस रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया था कि मुथैया मुरलीधरन का 800वां विकेट प्रज्ञान ओझा का था। खैर ये तो रही एक इंटरेस्टिंग बात, मगर प्रज्ञान का क्रिकेट करियर सरपट पूरी रफ्तार पर भाग रहा था। प्रज्ञान लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिसके चलते प्रज्ञान को लगातार मौके मिल रहे थे। मगर इसी बीच एक रोज एक शाम प्रज्ञान का फोन घनघनाता है। फोन कारूबी का था। प्रज्ञान फोन उठाते हैं। कारूबी ने प्रज्ञान को बताया कि उसे अमेरिका के भीतर अपना करियर सेटल करने की एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो वो अमेरिका शिफ्ट होने की तैयारी कर रही है। अच्छा, प्रज्ञान इन दिनों क्रिकेट में इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपनी निजी जिंदगी में इनका ध्यान जरा कुछ कम ही हो चला था, तो कारूबी से बातें भी कम हो चली थी। तो प्रज्ञान को इल्हाम ही नहीं था कि कब कारूबी को अमेरिका में अपॉर्चुनिटी मिली, कैसी अपॉर्चुनिटी, क्या करेगी अमेरिका में। झट से प्रज्ञान ने सारा हालचाल पूछा तो प्रज्ञान को इल्हाम हुआ। अब वो कहते हैं ना कि जब तक जो चीज आपके पास रहती है आप उसकी कद्र नहीं करते हो, मगर जब उस चीज के दूर जाने का डर आता है तब आपको उस चीज की अहमियत का इल्हाम होता है। प्रज्ञान के साथ भी कुछ ऐसा ही था। बीते 2 बरस से कारूबी के साथ रहते रहते प्रज्ञान को कारूबी की ऐसी आदत हो चली थी कि उसके जाने के ख्याल भर से प्रज्ञान खौफजदा हो गए। मगर अब मना भी कैसे कर सकते थे, तो ना मना करते बन रहा था ना हाँ कहते बन रहा था कि लगातार 1 हफ्ते तक प्रज्ञान ने इस बाबत खूब सोचा और आखिरकार सोचकर यह निर्णय लिया कि एक दफा तो कारूबी से मिलकर इस बारे में बात कर ही लेते हैं। प्रज्ञान ने कारूबी को फोन किया, मिलने के लिए बुलाया। कारूबी और प्रज्ञान एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहां प्रज्ञान कारूबी से उसके करियर के बारे में बात करते हैं कि मतलब तुम तो यहां भी पढ़ा रही थी, यूएस जाना जरूरी है। माने परोक्ष रूप से प्रस्ताव देने की कोशिश थी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से देने की हिम्मत ही नहीं थी। कैसे कहने कि अमेरिका मत जाओ, अपना करियर दांव पे लगा दो। मगर प्रज्ञान बताते हैं कि वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे मन की बात
कारूबी मेरी आंखों से ही पढ़ लेती है। और कारूबी ने प्रज्ञान को इस बाबत उस रोज एक एश्योरेंस दी कि वो चिंता मत करें, उन्हें छोड़कर कारूबी 7 समंदर पार अमेरिका नहीं जाने वाली हैं। आज भी प्रज्ञान साक्षात्कार में इस किस्से को बयां करते हुए यही कहते हैं कि उनके पास शब्द नहीं है जिन शब्दों में वो कारूबी का शुक्रिया अदा कर सकें जो उन्होंने हमारे लिए किया है। खैर, तो कारूबी को खोने का डर तो प्रज्ञान के जहन से दूर हो चुका था, मगर अब यह डर दोबारा कभी जहन के भीतर पनपे भी ना, इस बाबत प्रज्ञान जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहते थे। और वो ठोस कदम प्रज्ञान और कारूबी ने साथ मिलकर मई 2010 में उठा लिया। दोनों ने शादी कर ली और इसके बाद प्रज्ञान अपने क्रिकेट करियर पे ध्यान देने लगे, कारूबी अपने प्रोफेशन पे ध्यान देने लगी। दोनों अपने अपने करियर की ओर आगे बढ़ गए। प्रज्ञान का क्रिकेट करियर भी आहिस्ता 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 परवान चढ़ता गया। प्रज्ञान लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, जिसके चलते लगातार प्रज्ञान को मौके मिल रहे थे। मगर यकायक 2010 के आखिर से प्रज्ञान को टीम में मौके मिलना बंद होने लगे। वजह साफ थी, महेंद्र सिंह धोनी 2011 विश्व कप के लिए अपनी टीम सेलेक्ट करने में लगे हुए थे, जिसके चलते उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए था। और इस कॉम्बिनेशन के भीतर वो प्रज्ञान ओझा को फिट नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपने विश्व कप की तैयारी के चलते बहुत सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ रहे थे। उन खिलाड़ियों में प्रज्ञान ओझा का नाम भी शुमार था। हालांकि इन खिलाड़ियों को 2011 विश्व कप जीतने के बाद माही ने दोबारा मौके दिए। प्रज्ञान को भी दोबारा मौका मिला जब 2011 के आखिर में विंडीज दौरे पर प्रज्ञान को टीम के भीतर सिलेक्ट किया गया और जहां प्रज्ञान ने अपने कमबैक टेस्ट के भीतर ही 72 रन देकर 6 विकेट हासिल कर मैन ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल किया। प्रज्ञान के ऐसे ही शानदार प्रदर्शन के चलते जल्द ही प्रज्ञान से काउंटी क्रिकेट ने संपर्क साधा और प्रज्ञान ने 2011 के काउंटी क्रिकेट में सरे की तरफ से प्रतिभाग भी किया, जहां भी अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से सरे को खिताब की ओर आगे लेकर जाने में प्रज्ञान ने अपनी महनीय भूमिका अदा की। फिर बरस 2012 आता है, 13 आता है, लगातार प्रज्ञान का टीम में अंदर आना और बाहर जाना बना रहता है, मगर जैसे तैसे भी प्रज्ञान लगातार टीम में खेलते रहते हैं। और फिर आती है एक खास तारीख। ये वो तारीख है जिसे समूचा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया याद रखती है, क्योंकि इसी रोज क्रिकेट के भगवान ने 22 गज की पट्टी पर आखिरी दफा अपना दीदार कराया था। यह सचिन रमेश तेंदुलकर का आखिरी मुंबई टेस्ट था वर्सेस वेस्ट इंडीज। और सचिन रमेश तेंदुलकर के इस विदाई टेस्ट में वाकई अगर किसी ने सचिन रमेश तेंदुलकर को उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार तोहफा नजर किया था तो वो प्रज्ञान ही थे। क्योंकि सोचकर देखिए, अगर सचिन रमेश तेंदुलकर के आखिरी टेस्ट में भारत वो मैच हार जाता तो कितना दुख होता खुद सचिन को और पूरे हिंदुस्तान को। मगर यह प्रज्ञान की कमाल की गेंदबाजी ही थी जिसने वेस्ट इंडीज के समूचे बल्लेबाजी क्रम को न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि एक ही मैच में 10 के 10 विकेट हासिल कर वेस्ट इंडीज को ऐसा बैकफुट पर ढकेला कि फिर उस मोड़ से विंडीज कभी मैच में वापस लौटकर आ ही नहीं सकी। यकीनन यह प्रज्ञान के समूचे क्रिकेट करियर का सबसे खूबसूरत और यादगार लम्हा था जब सचिन रमेश तेंदुलकर के विदाई टेस्ट में उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब नजर किया गया था। वाकई प्रज्ञान उस दिन बहुत खुश थे, बेइंतहा खुश थे, मगर शायद प्रज्ञान को इल्हाम नहीं था कि जिस टेस्ट ने उन्हें उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और यादगार लम्हा नजर किया है, वही टेस्ट अब उनसे उनका सब कुछ छीन लेने वाला था। सब कुछ माने सब कुछ। दरअसल इसी टेस्ट के बाद आईसीसी ने अपने नए नियम बनाए और आईसीसी के बनाए नए नियमों के हवाले से प्रज्ञान ओझा का बॉलिंग एक्शन, यानी जिस एक्शन से वो गेंद फेंकते थे, वो एक्शन ही इल्लीगल हो गया। तो जाहिराना तौर से प्रज्ञान पर 2 बरस के लिए प्रतिबंध लग गया। प्रज्ञान कोई भी मैच नहीं खेल सकते थे। आप खुद कल्पना कर सकते हैं, यह किसी खिलाड़ी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा कि जिस मैच में उसने 10 विकेट हासिल किए, मैन ऑफ द मैच बना, उस मैच के बाद उसके साथ ऐसा हो जाएगा। वो तो बीसीसीआई के कुछ काउंसलर्स ने प्रज्ञान से संपर्क साधा, प्रज्ञान को कंसोल किया, समझाया कि वापस से चेन्नई के एमआरएफ पेस फाउंडेशन जाओ, वहां नए सिरे से अपने बॉलिंग एक्शन में परिवर्तन करो, सीखने की कोशिश करो, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा मगर नए बॉलिंग एक्शन के साथ तुम लौटने की कोशिश तो कर ही सकते हो। प्रज्ञान ने बीसीसीआई के काउंसलर्स की बात मानी, वापस चेन्नई गए, एमआरएफ पेस फाउंडेशन में टेक्निक सीखी, अपने बॉलिंग एक्शन में परिवर्तन किए और दोबारा लौटकर आए। मगर इस बीच 24 महीने गुजर चुके थे।
2 बरस हो चुके थे और इतना वक्त काफी होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नए इतिहास की नई इबारत दर्ज करने में। और शायद टीम इंडिया भी इन 24 महीनों में नए इतिहास की नई इबारत दर्ज करने वाले नए किरदार खोज चुकी थी। और इनमें सबसे बड़ा किरदार था वो खिलाड़ी जो प्रज्ञान ओझा की जगह ले चुका था और इस कदर ले चुका था कि उसे उसकी जगह से हटाना अब किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। नाम था रविंद्र जडेजा। जी हां, बीते कई वर्षों से जो प्रज्ञान ओझा लगातार टीम में अंदर बाहर हो रहे थे, उसकी भी सबसे बड़ी वजह थी प्रज्ञान का लेफ्ट आर्म स्पिनर होना, क्योंकि तब भारत के पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं था युवराज सिंह के जाने के बाद। इसीलिए लगातार प्रज्ञान की जरूरत टीम को महसूस हो रही थी। मगर प्रज्ञान का एक्शन इलीगल होने के बाद से रविंद्र जडेजा की टीम में आने के बाद टीम में वो कमी पूरी हो चुकी थी। एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर जो सीधा विकेट टू विकेट गेंदबाजी करता था, जल्दी से ओवर निकाल देता था, बेहतर इकोनॉमी की गेंदबाजी करता था, फील्डर लाजवाब था, हर मैच में 10 से 15 रन अपनी फील्डिंग से जरूर बचाता था और किसी भी मैच के आखिरी ओवर्स में आके टीम को मैच जिताने की काबिलियत भी रखता था। यानी गेंद, बल्ला और हाथ तीनों से भारतीय टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, महेंद्र सिंह धोनी उसे अपनी टीम कॉम्बिनेशन का सबसे अहम किरदार मानते थे। धोनी को ऐसा लगता था कि जद्दू के टीम में होने से टीम का कॉम्बिनेशन बेहतर सेट होता है। धोनी के जहन में हमेशा से ऑलराउंडर्स की टीम में जगह बहुत जरूरी होती थी। फिर चाहे युवराज सिंह जैसे बल्लेबाज जो कि पार्ट टाइम बॉलर्स हुआ करते थे, उनसे वर्ल्ड कप में 10-10 ओवर कराना हो, रविंद्र जडेजा की खोज हो, हार्दिक पांड्या की खोज हो, माही ने हमेशा ऑलराउंडर्स को प्रमोट किया था। ऐसे में रविंद्र जडेजा अब टीम में अपनी पक्की जगह बना चुके थे और उनके रहते प्रज्ञान का टीम में वापस आना लगभग असंभव हो चुका था। वक्त गुजर चुका था, गजर गुजर चुका था और अब वो गजर लौट कर आने वाला था नहीं। ये प्रज्ञान को भी आहिस्ता आहिस्ता इल्हाम हो चला। मगर प्रज्ञान ने क्रिकेट को लेकर जो उनका जुनून था उसे जारी रखा, रणजी में क्रिकेट खेलते रहे, 2020 तक खेला, फिर 2020 में जाकर क्रिकेट को अलविदा कहा। तो ये थी प्रज्ञान ओझा की दास्तान। अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, वादा जरूर दीजिए जब तक हम अगला वीडियो लेकर नहीं आएंगे तब तक खुश रहेंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे।